नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसमें क्या बदलाव हुआ और कौन से टॉपिक है जो हमारे पुराने वाले हैं उसमें हमारे पुराने नोट्स से काम आ जाएंगे और अपडेट करना है। जैसे राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास, इसमें ये जुड़ा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष, ये वाला विशेष रूप से जुड़ा जिसमें 1857 की क्रांति ये पहले से ही थी। उसके बाद राष्ट्रवाद का विकास जिसमें 1858 से लेकर 1919 तक की घटनाएं, उसके बाद जन राष्ट्रवाद का विकास ये 1919 से लेकर 1942 तक, उसके बाद इसमें विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां और उसके बाद इस स्वतंत्रता और विभाजन, कुल मिला के 1857 से लेकर विभाजन तक का जितना भी घटनाएं हुई थी भारतीय इतिहास में वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ गया है। इससे पहले यहाँ पर गुप्त काल और मुगल काल थे, उनको हटा दिया गया है और इनकी जगह हमारे 1857 की क्रांति से लेके स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद विभाजन तक की जितनी भी घटनाएं हैं वो सभी आ गई यहाँ पे। उसके बाद 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण ये वाला टॉपिक जुड़ गया है। इसके बाद ये देखते हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख नेता, ये पहले से ही थे जिसमें वी डी सावरकर है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, लाल बाल पाल, ये तीनों नेता हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये व्यक्ति। उसके बाद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, बी आर अम्बेडकर, विशेष इनके संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इनकी जितनी भी बातें हैं वो सभी हमारे सिलेबस में पढ़नी है। उसके बाद राजस्थान का इतिहास ये पहले से ही था, ये चारों तो सभ्यताएं कौन सी, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट, ये चार सभ्यताएं पढ़नी है, इनके आसपास का पढ़ना है। उसके बाद 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, इसमें गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के संबंध ये बताना है। इसके बाद राजस्थान और मुगल, इसमें राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और इसके बाद मेवाड़ के राज सिंह, ये शासक पढ़ने हैं। इसके बाद राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, इसमें 1857 की क्रांति पढ़नी है हमारे को, राजस्थान राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और जनजाति आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, ये कंप्लीट राजस्थान का इतिहास ये पढ़ना है। इसमें आपको 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक महत्वपूर्ण वंश पढ़ने जो इसमें सिलेबस में दे रखे हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार है, अजमेर के चौहान है, ये वाले पढ़ने हैं। इसके बाद कला संस्कृति में आ जाते हैं। कला संस्कृति में लोक देवता और देवियाँ, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले, महल, चित्रकला, विभिन्न शैलियाँ, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, लोक संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य। इसके बाद देखते हैं ये, अगर आपको पीडीएफ में साफ इसमें इस वीडियो में साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो ज्योग्राफी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ डाली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए, महत्वपूर्ण टॉपिक रखे हैं जिनमें से ही क्वेश्चन घूम के आता था पहले भी। तो सादृश्य है, श्रृंखला पूर्ति और कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन जिसे कहते हैं, तार्किक, वेन डायग्राम, ये वाला, ये 5 टॉपिक रखे हैं। इसके बाद सांख्यिकी में कोई मतलब हटाया नहीं गया, वही रखे पहले वाले। आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों की प्रस्तुति, आंकड़ों का आलेखी निरूपण और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें आपके माध्य, माध्यिका और बहुलक आ जाएंगे। ये देखो, वर्गीकृत समूहीकृत डाटा में माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये चीज़ें आपके मैथ के अंदर सांख्यिकी में पढ़नी है। उसके बाद गणित में दूसरे टॉपिक भी है, जैसे प्रायिकता है, परिमेय है, अपरिमेय संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, उनके दशमलव विस्तार हैं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, परिमेय संख्याएं, उनके दशमलव विस्तार, एक बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, 2 चरों के में रैखिक समीकरणों के युग्म हल, बीजगणितीय विधियाँ, ये सभी 10th क्लास की बुक में दे रखी हैं। आपको 10th क्लास लेवल पे जाके इस मैथ को पढ़ना, तब जाके ये मैथ समझ में आएगी। अपन क्या है कि यूट्यूब के चक्कर में रह जाते हैं, उसकी वजह से अपने को ये सवाल नहीं आते। एक बार इनके नोट्स बना लो और फिर बाद में आप उनके क्वेश्चन हल करो। क्वेश्चन हल नहीं करोगे तो ये मैथ समझ में नहीं आएगी।
उसके बाद आता है घन, घनाभ, लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय शंकु, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद घन, घनाभ, बेलन, लंबवर्तीय शंकु और आयतन, कुल मिला के पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, और इसके बाद इनका आपस में इनका आयतन बदलने वाला पूछा जाएगा। ठोस संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल से और आयतन, एक ठोस का आकार दूसरे ठोस के आकार में बदलना है। कुल मिला के इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और इनका आपस में जैसे पिघला कर इसमें बदल दिया, इसका इसमें बदल दिया, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा और आयतन क्या होगा, ये क्वेश्चन, ये 3 तरह के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें घन, घनाभ, लंबवर्तीय बेलन, शंकु और गोला, ये 5 वस्तुएं हैं एक तरह की 3D डायमेंशनल की, और उसका क्षेत्रफल और आयतन पूछा जाएगा। उसके बाद आता है भाषा योग्यता। भाषा योग्यता में आपको 2 लैंग्वेज पढ़नी है, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी में आपको संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, भिन्नार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द, ये आपको विशेष रूप से पढ़ने, केवल प्रशासनिक शब्द पढ़ने, क्योंकि आप जैसे लेक्चरर बनोगे उसके बाद आपका बहुत बार वाइस प्रिंसिपल के रूप में काम करना पड़ेगा, और इसके अलावा जैसे ही प्रमोशन होगा तो आप प्रिंसिपल बनोगे तो प्रशासनिक पद पे जाओगे, इसलिए आपको अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द पढ़ने। इसके बाद अंग्रेजी के अंदर देख लो, अंग्रेजी के अंदर आपको टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कुल मिला के ये पूरी इंग्लिश आ गई यहाँ पर। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव्स, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म विद दियर हिंदी वर्जन, इनका हिंदी वर्जन याद करना। कुल मिला के ये दोनों प्रशासनिक शब्द और ये ग्लोसरी वर्ड, ये दोनों लगभग समान है, इनका दोनों तरीके से अर्थ आना चाहिए, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी, तब जाके ये दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और टेंस आपको कंप्लीट आना चाहिए। एक्टिव पैसिव, पहले ये होता था कि एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल, इनसे लगातार क्वेश्चन आता था, लेकिन अब की बार जो 2025 में एग्जाम हुआ इसमें इनमें से क्वेश्चन नहीं आया और दूसरे में से क्वेश्चन आ गए, क्योंकि हमारा ग्रुप ए में पेपर था तो इसमें एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से नहीं था, दूसरे से आ गए, जैसे प्रीपोजिशन से था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से था। तो कुल मिला के आपको ये अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद देखते हैं अपन अंग्रेजी के 2-3 टॉपिक है, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, और उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, और वर्ड ऑफन कंफ्यूज, ये कंफ्यूजन वाले जो वर्ड होते हैं जो एक ही तरह के होते हैं, 2-2 वर्ड, 3-3 वर्ड, उनके आपको अर्थ ध्यान होने चाहिए। इसके बाद करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का बहुत ही तगड़ा चल रहा है अभी आरपीएससी का, तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। अब की बार यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और जोड़ दिए। पहले राजस्थान और भारत की करंट पूछी जाती थी, लेकिन अब की बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, कुल मिला के ये आपको आरएस लेवल का करंट पूछा जाएगा। यहाँ पे आरएस से भी ऊपर समझ लो, जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं उनको हल किया करें, तभी आपकी ये करंट पकड़ में आएगी। उसके बाद सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में ये पहले से ही थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये पहले से ही थे। उसके बाद ये टॉपिक जोड़ा दैनिक विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हाल में विकास, और विज्ञान में भारत की पारंपरिक प्रणाली। ये विज्ञान कहाँ से पूछी जाएगी, सीधी सट आपको ध्यान रखना, ये आरएस प्रीलिम्स का सिलेबस है। आरएस में इस तरीके की साइंस पूछी जाती है, यहाँ पर भी 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आरएस लेवल के आएंगे। अब पहले यहाँ से पूछे जाते थे, लेकिन अब के बाद ये 3 टॉपिक जोड़े हैं तो इनको इनसे मिला के क्वेश्चन पूछा जाएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी को भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जोड़ के, दैनिक विज्ञान को भी इनसे जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आता है भारतीय राज्य व्यवस्था, इसका भी बहुत तगड़ा भी आरपीएससी, मतलब यूँ देख लो कोचिंग वाले टीचरों की भी परीक्षा ले रही है, यूँ समझो, तो उनके भी आंसर नहीं मिल रहे। तो यहाँ ध्यान रखना, ये टॉपिक नया जोड़ा, जैसे भारत सरकार का अधिनियम 1935 का अधिनियम, ये इसी से अपना संविधान लगभग इसी से कॉपी किया गया है, और बाद में जो भी कम चीज़ें थी वो दूसरे देशों से प्रेरित होकर वहाँ से ली। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 और संविधान सभा और भारत के संविधान की मुख्य विशेषता है, ये पहले से ही था। राष्ट्रपति था, और उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद थी। राष्ट्रपति आ गया, इसका मतलब उपराष्ट्रपति वैसे ही पढ़ना होता था, लेकिन फिर भी इसमें अब की बार इन्होंने क्लियर कर दिया भी उपराष्ट्रपति होगा।
उसके बाद संसद, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, दो आयोग है देख लो, चुनाव आयोग और लोक यूपीएससी, ये दो ही आयोग हैं। इन दोनों आयोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, इनको संसद से मतलब जोड़ते हुए पढ़ना है आपको। और उसके बाद पंचायतें और नगर पालिका, ये टॉपिक नया जुड़ा है। उसके बाद ये आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, ये 5 आयोग और हैं, इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद राजस्थान का भूगोल आता है। राजस्थान के भूगोल में स्थिति एवं विस्तार, भौतिक विशेषताएं, अपवाह तंत्र, ये पहले से थे। अब की बार 2 टॉपिक और जुड़े, मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ये 2 टॉपिक और जुड़े हैं। उसके बाद जलवायु, सांख्यिकी विशेषताएं, कृषि, पशुधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और परिवहन, उद्योग और व्यापार। ये जो करंट अफेयर्स में आपको पता है कि बार जनसंख्या वाला टॉपिक हटा दिया है, क्योंकि जनसंख्या अभी तक 2011 की ही पूछी जा रही थी। अब नई जनसंख्या के लिए चर्चा चल रही है, तो जनगणना की चर्चा चल रही है, तो इस वजह से उस टॉपिक को हटा दिया इन्होंने। उसके बाद आता है अपना मनोविज्ञान और प्रबंधन वाला पोर्शन। तो मनोविज्ञान और प्रबंधन वाले में क्या किया इन्होंने, 1-2 टॉपिक जोड़े, बाकी पहले वाली मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान थी जो अपने सेकंड पेपर में आती थी, इसको फर्स्ट पेपर में अब की बार लाए थे 2025 में, वो एज इट इज ही है शैक्षिक मनोविज्ञान। उसके बाद शैक्षिक प्रबंधन में एक टॉपिक जोड़ा है, शिक्षा में सामाजिक संगठन और नेतृत्व। उसके बाद राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, इसमें NEP 2020 के संदर्भ में आपको बाकी चीज़ें पढ़नी है। गुणवत्ता शिक्षा के लिए राज्य की पहल, जिसमें NEP 2020 का निहितार्थ शामिल है। कुल मिला के ये जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं अब, SCRT, BSER, IASC, डाइट, ओपन स्कूल, पाठ्य पुस्तक बोर्ड, इन सभी का NEP से कुछ संबंध हो तो वो ध्यान करना है, और बाकी इनका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसके बाद ये NEP 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये कंप्लीट जोड़ दिए, जो उसको आपको RTE 2009 के संदर्भ में भी इसको देखना है। इस प्रकार आपको ये सिलेबस ध्यान रखना है। और इसके बाद इसको एक बार आपको सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके टेस्ट देने हैं। वो टेस्ट ऐसे नहीं देने हैं कि 5 नंबर का टेस्ट किसी और से ले लिया, जैसे साइंस का किसी और ऐप में ले लिया, और भूगोल का किसी और ऐप में ले लिया, पॉलिटी का किसी और ऐप में ले लिया, नहीं, ऐसे नहीं लेने। मनोविज्ञान का और किसी ऐप में ले लिया। इससे क्या है कि आप एक सब्जेक्ट के प्रति फोकस हो जाते हैं, और वो सब्जेक्ट हार्ड आ जाता है तो फिर बाद में आपका वहाँ मतलब डब्बा गोल हो जाता है। तो एग्ज़ाम में आपको 75 क्वेश्चन देने हैं, तो 75 क्वेश्चन का टेस्ट लो और कंप्लीट टेस्ट दीजिए, और वो भी मॉडल पेपर से दीजिए, तभी आपका फर्स्ट पेपर क्लियर होगा। वरना टॉपिक वाइज टेस्ट देने से फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं होने वाला है। मैंने अब की बार क्या किया था कि EORO एग्ज़ाम और RS प्री का एग्ज़ाम होने के बाद मेरे को लगा कि करंट अफेयर्स अपने मतलब पकड़ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोचिंग वालों के ही पकड़ में नहीं आ रहा था। तो मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या करंट का इतना नॉलेज नहीं हो सकता, कोचिंग वालों से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो हमारे टीचर है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इस करंट वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी जितने भी पोर्शन थे उसको मैंने मजबूत किया था। तो इस वजह से मेरे 35 या 34 क्वेश्चन राइट बैठ रहे थे। तो इस हिसाब से आपको भी ये ध्यान रखना है, क्लियर करना है पेपर को, फर्स्ट पेपर को, तो आपको इस स्ट्रेटजी से ही पढ़ना होगा। धन्यवाद।